नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, एमपी सेट एग्ज़ाम तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे तथा यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न मिलने की संभावना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न, निम्न तालिका में वस्तु की मांग की लोच है। तो वस्तु की मांग की लोच कीमत और मात्रा दी गई है। तो कीमत और मात्रा दी हुई होने पर मांग की लोच का सूत्र जो है वह dq अपान dp इंटू p अपान q होगा। तो dq कितना हो जाएगा, मात्रा में परिवर्तन जो हो रहा है वह 10 अंक का हो रहा है तो 10/dp, यह dp हो जाएगा 0 का परिवर्तन हो रहा है। कीमत में p प्रारंभिक कीमत जो हो जाएगी 20 और अपान जो है प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी 35। तो यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये 10 जो है माइनस में ही आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 200/35 हो जाएगा, 200/0 हो जाएगा क्योंकि 35 का जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 200/0 तो 0 अनंत इसका आंसर आ जाएगा। ये 1 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। क्या चित्र प्रदर्शित है, इस चित्र में क्या प्रदर्शित हो रहा है। यह चित्र जो है बोर्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के लाभ की स्थिति को दिखा रहा है। लाभ नहीं, हानि की स्थिति को दिखा रहा है। हानि की स्थिति इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फर्म की जो लागत है वह ओ से एस है, ओ एस है लागत, और फर्म की कीमत जो है ओ एच है। लागत ज़्यादा है और कीमत क्या है, फर्म की कम है, इसलिए फर्म को क्या हो रहा है, हानि की स्थिति हो रही है। और इसमें कोई है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके अलावा अल्पकाल में बोर्ड प्रतियोगिता को हानि के अलावा सामान्य लाभ एवं असामान्य लाभ की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होता है, इसमें एसी, एमसी, एआर, एमआर सब बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति को सामान्य लाभ की स्थिति कहा जाता है। यह जो आरेख है यह सामान्य लाभ की स्थिति है। और अगर असामान्य लाभ की स्थिति की बात की जाए तो यह एआर एमआर वक्र हो जाएगा और यह एसी एमसी और एसी, यह कह सकते हैं ये वाला, ये आरेख न्यूनतम बिंदु यह जो हो यह जो है असामान्य लाभ की स्थिति है। यह कीमत ज़्यादा है और वस्तु की लागत कह सकते हैं कम है, तो यह असामान्य लाभ की स्थिति। जब कीमत और लागत बराबर होती है तब सामान्य लाभ की स्थिति होती है। जब कीमत ज़्यादा होती है, लागत कम होती है तो असामान्य लाभ की स्थिति होती है। और जब लागत ज़्यादा और कीमत कम होती है तो हानि की स्थिति का फर्म को सामना करना पड़ता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकता है क्योंकि कीमत फर्म में जो है संख्या क्रेताओं विक्रेताओं की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकता है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में कीमत बाजार से निर्धारित होती है। फर्म जो है कीमत ग्रहण करता, प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है प्राइस टेकर
प्राइस टेकर होती है फर्म। और परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की जो मांग है पूर्णतः लोचदार होती है। मांग पूर्णतः लोचदार होने का मतलब हुआ एक्स अक्ष के समांतर। मांग वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होती है। क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होने के कारण जो है मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है और सभी क्रेता विक्रेता कीमत ग्रहण करता होते हैं। पूर्ण स्थानापन्न सहजाती या समरूप वस्तुओं का उत्पादन परफेक्ट कंपटीशन में होता है। मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है परफेक्ट कंपटीशन में। MRS XY प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वह 1 के बराबर होती है और परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है तथा परफेक्ट कंपटीशन में परिवहन लागत का अभाव होता है। साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। इसके अलावा फर्मों में प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। दीर्घकाल में स्वतंत्र प्रवेश होता है फर्मों का। इसी स्वतंत्र प्रवेश की वजह से फर्में जो है सामान्य लाभ तक पहुंच जाती हैं और अल्पकाल में प्रवेश जो है प्रतिबंधित होता है। तो यह परफेक्ट कंपटीशन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स निम्न में से संबंधित नहीं है। आर्थिक विकास से आर्थिक विकास का सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, आय का सिद्धांत, कीमत का सामान्य सिद्धांत। तो अगर माइक्रो अर्थशास्त्र की बात की जाए तो माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रेगनर फ्रिश द्वारा किया गया था और इसके अलावा माइक्रो का भी प्रयोग रेगनर फ्रिश ने ही किया था। माइक्रो अर्थशास्त्र इसमें जो है समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र रोजगार, समग्र निवेश तथा समग्र आय का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की अगर शाखाओं की बात की जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार के सिद्धांत का जिक्र होता है। समस्त वस्तु की कीमत स्तर का जिक्र होता है। आर्थिक सिद्धांत का जिक्र होता है और वितरण का बृहद विश्लेषण किया जाता है। इसमें पूछा है माइक्रो इकोनॉमिक्स किन में से संबंधित नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंध रखती है, आर्थिक कल्याण से संबंध रखती है, आय का सिद्धांत से संबंध रखती है। तो कीमत का सामान्य सिद्धांत जो है वह माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंध रखती है, माइक्रो से। अब माइक्रो अर्थशास्त्र क्या है? तो माइक्रो अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से फर्में, परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों तथा मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योग और विशेष वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो उससे कहते हैं कि यह अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर शाखाओं की बात की जाए तो वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण के सिद्धांत को रखा जाता है। वस्तु कीमत सिद्धांत में मांग का सिद्धांत एवं लागत का सिद्धांत अध्ययन किया जाता है। साधन कीमत सिद्धांत में लागत, मजदूरी और ब्याज लाभ का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या 1991 आर्थिक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव नहीं था? जीडीपी विकास दर में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में गिरावट, मुद्रास्फीति दर में कमी, उपभोक्ता को प्रोत्साहन। तो 1991 के आर्थिक सुधारों में सकारात्मक प्रभाव नहीं था, उपभोक्ता को प्रोत्साहन डी ऑप्शन सही है 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन ओकुल का नियम संबंधित है बेरोजगारी से, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से, ए तथा बी दोनों से, ना तो ए ना बी। तो ओकुल का नियम बेरोजगारी तथा राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि से संबंधित है। 5 का सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 0.4 है तो गुणक होगा। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति मतलब एमपीएस बराबर 0.4 दिया गया है तो के बराबर हो जाएगा 1/MPS। तो 1/0.4 यह दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5
बटे 2, इसको भाग करेंगे तो 2.5 आंसर आ जाएगा। 2.5 आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं, आंसर सही हो जाएगा 6 का। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, त्वरक दर्शाता है, किसके बीच संबंध दर्शाता है त्वरक? तो प्रति ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का उपभोग पर प्रभाव, प्रति व्यक्ति बचत में वृद्धि का उपभोग पर प्रभाव, उपभोग का निवेश पर प्रभाव, निवेश का उपभोग पर प्रभाव। तो त्वरक जो है उपभोग का निवेश पर प्रभाव दर्शाता है, उपभोग का निवेश पर प्रभाव दर्शाता है, उपभोग का निवेश पर प्रभाव। डेल्टा त्वरक बराबर होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगर त्वरक सिद्धांत के प्रतिपादन की बात की जाए तो त्वरक सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन जो है 1917 में जेएम क्लार्क द्वारा किया गया था। इसके बाद हिग्स, सैमुअल्सन और गुडविल ने व्यापार चक्रों के संबंध में त्वरक सिद्धांत को विकसित किया। त्वरक का नियम जो है इस तथ्य पर काम करता है कि पूंजी वस्तु की मांग उन उपभोग वस्तुओं की मांग से व्युत्पन्न होती हैं जिसके उत्पादन में वे सहायक होते हैं। त्वरक जो है डेल्टा आई अपान डेल्टा सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें डेल्टा आई जो है निवेश में शुद्ध परिवर्तन की दर को बताता है और डेल्टा सी उपभोग व्यय में शुद्ध परिवर्तन की दर को बताता है। तो इस प्रकार से 7 का सही आंसर सी है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, यदि स्वायत्त निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है तो संतुलित आय के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? तो संतुलित आय के स्तर में वृद्धि ज्ञात करने के लिए गुणक बराबर हो जाएगा, पहले गुणक ज्ञात करेंगे फिर डेल्टा वाई में जो है संतुलित आय में वृद्धि ज्ञात की जाएगी। तो गुणक बराबर 1/1 माइनस MPC दिया गया है। MPC कितना है? 0.8 है, तो गुणक निकलेगा 1/1 माइनस 0.8 हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। तो गुणक हो जाएगा, 0 हटेगा 0 बढ़ जाएगा 5, गुणक का मान हो जाएगा 5। अब डेल्टा वाई बराबर के इंटू डेल्टा आई, तो इसमें हो जाएगा डेल्टा वाई के कितना है, के का मान जो है गुणक का मान 5 आया है, डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई दिया गया है 100, क्वेश्चन में दिया गया है 100 करोड़, तो यह गुणे हो जाएगा 100 करोड़। तो जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 500 करोड़ रुपया की वृद्धि होगी। यदि स्वायत्त विनियोग में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो है 0.8 है तो संतुलित आय के स्तर में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस प्रकार से 8 का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, यदि उपभोग की सीमांत बचत प्रवृत्ति 0 हो तब सरल या सकल निवेश गुणक का मान होगा। जब उपभोग की सीमांत बचत प्रवृत्ति 0 होती है तो सकल निवेश का मान जो है वह होगा 1 के बराबर। सी सही है 9 का। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक शेष प्रभाव दिया सी मायर्स ने, ए सी पिगू ने, ए मार्शल ने, टॉबिन्स ने। तो ए सी पिगू द्वारा वास्तविक शेष प्रभाव दिया गया। केन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है प्रभावपूर्ण मांग, उपभोग की प्रवृत्ति, बचत की प्रवृत्ति, पूंजीवाद सिद्धांत। तो केन्स के रोजगार सिद्धांत का जो प्रारंभिक बिंदु है वह प्रभावपूर्ण मांग है। 11 का सही आंसर ए है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की एक संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग मार्शल द्वारा किया गया था। 12 सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न कोट की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो उसका उपभोग घटता है, उसका उपभोग स्थिर रहता है, उसका उपभोग बढ़ता है, निम्न में से कोई नहीं। तो निम्न कोट की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो निम्न कोट की वस्तु का उपभोग जो है वह घटता है। आय बढ़ने पर निम्न या गिफिन वस्तु का उपभोग जो है उपभोक्ता द्वारा घटा दिया जाता है। तो घटता है किस ऑप्शन में है? उपभोग घटता है ए ऑप्शन में है, ए सही है 13 का। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, यदि मांग फलन डी बराबर 500 माइनस
2p हो तो p प्रति इकाई कीमत जो है तो कीमत हो जाएगी इसमें कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है एक अनधिमान वक्र का ढाल होता है, तो अनधिमान वक्र का ढाल जो है वह ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है। तो 15 का सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, मांग की आड़ी लोच होती है, सदैव ऋणात्मक, सदैव धनात्मक, संयुक्त स्थानापन्न वाली वस्तुओं में ऋणात्मक, स्थानापन्न वस्तुओं के प्रति ऋणात्मक। तो मांग की आड़ी लोच जो है संयुक्त स्थानापन्न वाली वस्तुओं में ऋणात्मक होती है, मांग की आड़ी लोच संयुक्त स्थानापन्न वाली वस्तु में ऋणात्मक होती है। पूरा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की किस अवधि से है, तो पूरा उत्पादन फलन का संबंध जो है उत्पादन की दीर्घ अति दीर्घ अवधि से है। ए ऑप्शन सही है 17 का। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संबंध सही है, तो ई बराबर हो जाएगा ईडी मांग की लोच बराबर ए आर बटे ए आर माइनस एम आर। तो सही आंसर बी में दिया गया है, बी सही है, ए आर बटे ए आर माइनस एम आर बी में दिया गया है। तो 18 का सही आंसर बी है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच ई उत्पादन की कीमत ए तथा सीमांत आय एम के मध्य संबंध सही है। तो इसमें जो एम के मध्य संबंध होगा एम बराबर ए ई माइनस 1 ई हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। 19 का सही आंसर डी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र संबंधित है, किससे संबंधित है, मांग में कमी से, मांग में वृद्धि से, मांग का संकुचन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी से D1 की तरफ अगर जाया जाता है उसी कीमत रेखा पर, तो इसमें कहा जा सकता है कि मांग में वृद्धि हो रही है, मांग में वृद्धि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 20 का सही आंसर बी है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, बाजार संरचना के किस रूप में एक फर्म अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर नियंत्रण लगभग शून्य रखता है, एकाधिकार में, अल्पाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में। तो बाजार संरचना के किस रूप में एक फर्म अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर, पूर्ण प्रतियोगिता में जो है फर्म अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर जो है पूर्ण नियंत्रण रखता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है वह बाजार द्वारा निर्धारित होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर 21 का सी है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन पुस्तक के लेखक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हैं। 22 का सही आंसर ए है। 23 नंबर, एकाधिकार एक उद्योग है फर्म का, एक दो बहु कुछ, तो एकाधिकार एक उद्योग का फर्म है। 23 का सही आंसर ए है। 24, समृद्धि में क्षुरधार समस्या संबंधित है, तो समृद्धि में क्षुरधार समस्या कैल्डार से संबंधित है, सिमुल्सन से संबंधित है, हिक्स से, हैरड से, तो हैरड से संबंधित है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।